नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप लोग। शशिगणना यूपीएससी क्लासेस में आपका स्वागत है। आज की डेट है 18 नवंबर 2025 और ये द हिंदू का फ्रंट पेज है। आज का करंट का डिस्कशन शुरू करते हैं। देखो, आज की जो मेन न्यूज़ थोड़ी सैड न्यूज़ है, क्योंकि सऊदी अरब में एक टैंकर और बस की भिड़ंत में 45 भारतीय लोग मारे गए हैं। जो पिलग्रिम्स थे, वहाँ पे जाने वाले, मक्का मदीना जाने वाले लोग थे, 45 लोग मारे गए। ठीक है। और दूसरा है शेख हसीना। बांग्लादेश से न्यूज़ है कि शेख हसीना के खिलाफ जो कोर्ट में ट्रायल चल रहा था, उसका डिसीजन आया था कल। तो उसमें इनको डेथ सेंटेंस यानी कि मृत्यु दंड दिया गया है। ठीक है, ये न्यूज़ में है। और बाकी ये दोनों न्यूज़ में तो आज का हम करंट डिस्कस करते हैं। सबसे पहला तो यही है कि आपको भी पता, थोड़े दिन पहले सोनम वांगचुक को गिरफ्तार किया गया था एनएसए के तहत। उनको अभी जोधपुर में रखा गया है। तो वहाँ पे एक डिमांड चल रही थी। जब जम्मू कश्मीर का पुनर्गठन हुआ था 2019 में, तब वहाँ पे लद्दाख और कुछ एरिया को मिला के क्या बनाया गया था, एक यूटीज बनाया गया था जो बिना विधानसभा के था। तो अभी वहाँ से कब से ही डिमांड चल रही थी कि हमें एक पूर्ण राज्य का दर्जा दिया जाए, मतलब स्टेटहुड का दर्जा दिया जाए। और सिक्स शेड्यूल के तहत बहुत सारे वो भी स्टेटस दिया जाए, मतलब सिक्स शेड्यूल और स्टेटहुड दोनों का उनको दर्जा दिया जाए। इस कारण ये न्यूज़ में था। वहाँ पे जो एक एपेक्स बॉडी है, कौन सी है, ले एपेक्स बॉडी है, जो इसकी डिमांड कर रही है। ठीक है ना। और दूसरी एक है, उसके साथ है कारगिल डेमोक्रेटिक अलायंस है। ये दोनों मिलकर डिमांड कर रहे हैं कि इनको स्टेटहुड यानी पूर्ण राज्य का दर्जा दिया जाए। साथ साथ में यहाँ पे ऑटोनोमस बॉडी बनाई जाए सिक्स शेड्यूल के अंदर। ठीक है, संविधान की सिक्स शेड्यूल के अंदर। ठीक है। तो यही है, दोनों स्टेटहुड और लद्दाख में सिक्स शेड्यूल की डिमांड कर रहे हैं। तो अभी देखो, स्टेटहुड तो ठीक है कि वहाँ के लोगों को अपने एमएलए को चयन करना है, उसमें हेल्प मिलेगी। साथ साथ में अपने गवर्न कैसे करना है, उसमें हेल्प मिलेगी। ठीक है। लेकिन ये सिक्स शेड्यूल की डिमांड क्यों कर रहे हैं, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। और ये सिक्स शेड्यूल और फिफ्थ शेड्यूल दोनों ही बहुत इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। ठीक है। तो सिक्स शेड्यूल के बारे में थोड़ा अच्छे से देख लेते हैं। सिक्स शेड्यूल है वो भारत के 4 स्टेट में अभी लागू है। ठीक है। कौन से स्टेट है, एक तो आसाम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम। ठीक है। ये जो संविधान की जो अनुसूचियां है, उसमें सिक्स शेड्यूल है, 30 अनुसूची है, उसमें ये इम्प्लीमेंट किया जाता है। ये 4 राज्यों में, नॉर्थ ईस्ट के 4 राज्यों में अभी इम्प्लीमेंट है। ए एम एम टी। ठीक है, ए एम टी। ठीक है, ध्यान रखना, मणिपुर नहीं है, एम में मणिपुर नहीं है, बाकी मेघालय और ये दोनों, मिजोरम और मेघालय शामिल है। ध्यान रखना। इसमें क्या रहता है कि पावर, बहुत सारा पावर किसके पास रहता है, गवर्नर के पास रहता है। ठीक है। ये क्या करता है, ये गवर्नर यानी कि राज्यपाल, जो ऑटोनोमस डिस्ट्रिक्ट ऑटोनोमस बॉडी होती है ना, उसको पूरा ऑर्गेनाइज भी करता है, रिकॉग्नाइज भी करता है, रीऑर्गेनाइज भी करता है, सब कुछ मैनेज मैक्सिमम कौन करता है, गवर्नर यानी कि राज्यपाल के अंडर रहता है। ठीक है। फिर क्या होता है कि एक उसमें डिस्ट्रिक्ट बनाई जाती है। जैसे ये ऑटोनोमस एक डिस्ट्रिक्ट बनाई जाएगी। ठीक है। ऑटोनोमस डिस्ट्रिक्ट बनाई जाती है जहाँ पे उनका ही रूल रहता है, सब कुछ रूल वगैरह सब कुछ आगे देखेंगे क्या क्या प्रावधान होते हैं। बहुत बहुत ही अलग टाइप की एक बॉडी बनती है इनमें। तो अगर एक डिस्ट्रिक्ट के अंदर बहुत सारी जनजातियां हैं, मतलब बहुत सारी जो शेड्यूल ट्राइब है, एसटी वाली बहुत कास्ट है, तो उसमें अलग अलग ऑटोनोमस रीजन भी बनाए जा सकते हैं। तो ये कौन करता है, सब राज्यपाल करता है। ठीक है। हर डिस्ट्रिक्ट के पास, एक ऑटोनोमस डिस्ट्रिक्ट के पास एक डिस्ट्रिक्ट काउंसिल होती है, जिला परिषद होती है। उसमें टोटल कितने मेंबर होते हैं, 30 मेंबर होते हैं। 4 तो राज्यपाल नॉमिनेट करता है, राज्यपाल नॉमिनेट करता है, और 26 होते हैं वो इलेक्टेड होते हैं। तो 30 की टोटल बॉडी हो गई ये। ओके। और ये इलेक्टेड मेंबर होते हैं, ये 5 साल के लिए सेलेक्ट किए जाते हैं। कितने, 5 साल के लिए सेलेक्ट किए जाते हैं। और जो जो नॉमिनेटेड होते हैं, वो जब तक गवर्नर चाहता है यानी कि राज्यपाल चाहता है, तब तक वो बने रहते हैं। ठीक है, ये ध्यान रखना अच्छे से। ये क्या कर सकते हैं, डिस्ट्रिक्ट और रीजनल काउंसिल ये कानून बना सकते हैं। किस पे, भूमि पे, वनों पे, कैनाल वाटर यानी कि नहर वगैरह है, शिफ्टिंग झूम कृषि है, शिफ्टिंग की कल्टीवेशन है, उस पे बना सकते हैं। गांवों का प्रशासन कैसे चलेगा, विलेज एडमिनिस्ट्रेशन कैसे चलेगा, तो इनके बारे में, मैरिज के बारे में, डाइवोर्स, सब के बारे में ये अपना कानून अलग से बना सकते हैं। इनको राज्य की कानून के फॉलो करने की जरूरत नहीं है। लेकिन अगर कोई भी कानून वगैरह बनाते हैं, लॉ बनाते हैं, तो इन्हें राज्यपाल से कंफर्म करना जरूरी है, कंसेंट जरूरी है उनसे। ठीक है।
और क्या क्या विशेषता है? डिस्ट्रिक्ट एंड रीजनल काउंसिल कैन कॉन्स्टिट्यूट विलेज काउंसिल और कोर्ट भी बना सकते हैं। ये मामलों की सुनवाई भी कर सकते हैं, दो ट्राइब के बीच में झगड़े हो रहे हैं तो उन मुद्दों का समाधान भी कर सकते हैं, हल भी कर सकते हैं, कोई अपील की सुनवाई भी कर सकते हैं। और इसमें हाई कोर्ट का क्या रोल होगा वो भी कौन डिसाइड करता है? वहाँ की विधानसभा ये डिसाइड करती है कि, या सरकार डिसाइड करते हैं कि हाई कोर्ट का कितना रोल होगा। ठीक है। और क्या क्या कर सकते हैं? यहाँ की जो डिस्ट्रिक्ट काउंसिल है वो स्कूल, प्राइमरी स्कूल बना सकती है, डिस्पेंसरीज यानी मेडिकल फैसिलिटीज तैयार कर सकती है, छोटे छोटे मार्केट बना सकती है, फेरीज, फिशरीज, रोड, बहुत सारी ये चीज़ें भी उनके हाथ में रहती है। ठीक है। ये क्या कर सकती है? लैंड रेवेन्यू के लिए कोई टैक्स वगैरह भी लगा सकती है, वहाँ से राजस्व भी कलेक्ट कर सकती है। डिस्ट्रिक्ट अपने डेवलपमेंट के लिए राजस्व स्रोत के रूप में ये वहाँ से टैक्स वगैरह भी कलेक्ट कर सकती है। ठीक है। और पार्लियामेंट और स्टेट लेजिस्लेचर यानी कि विधानसभा के एक्ट वहाँ पे लागू नहीं होते, या लागू भी होते हैं तो कुछ मॉडिफाई होके लागू होते हैं, डायरेक्ट लागू नहीं होते। राज्यपाल के अकॉर्डिंग अगर कुछ जरूरत है तो उसमें मॉडिफाई करेंगे, और अगर वहाँ की जो ऑटोनॉमस जो उनका स्टेटस है वो अगर हार्म नहीं होता है तो वहाँ पे वो लागू होगा। ठीक है। गवर्नर यहाँ पे एक कमीशन को अपॉइंट कर सकता है, वहाँ पे देखेगा कि इस पर्टिकुलर डिस्ट्रिक्ट क्या क्या प्रोग्रेस है, कम है, ज़्यादा है, वो सब वो ये देखेगा। ठीक है। कमीशन बना सकता है। अब ये हिंदी में दे रखा है और ये क्वेश्चन है इस टॉपिक पे। तो क्वेश्चन है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग प्रोविजन इन कॉमन टू बोथ द 5th एंड 6th शेड्यूल। तो कॉन्स्टिट्यूशन का 5th और 6th शेड्यूल में इसमें से कौन सा प्रावधान ऐसा है जो दोनों में कॉमन है? पहला है कि एस्टेब्लिशमेंट ऑफ ट्राइब एडवाइजरी काउंसिल, स्पेशल पावर टू द गवर्नर टू नोटिफाई लॉज, ऑटोनोमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल, या प्रेसिडेंट पावर टू एडमिनिस्ट्रेटर द एरिया। ठीक है। यानी कि जनजाति सलाहकार परिषद का गठन करना, राज्यपाल को कानूनों में संशोधन करने की विशेष शक्ति देना, या स्वायत्त जिला परिषदें बनाना, क्षेत्रों का प्रशासन करने की राष्ट्रपति की शक्ति है। तो आपको भी पता है ये जो है राज्यपाल दोनों में कानूनों में संशोधन करने की विशेष शक्ति है। यानी कि दोनों ही जगह 5th और 6th शेड्यूल में कोई भी एरिया आता है तो वहाँ पे कोई भी कानून, चाहे वो पार्लियामेंट का कानून हो या विधानसभा का, वहाँ लागू करने से पहले देखेगा गवर्नर के उसके अकॉर्डिंग है तो ही वो आगे बढ़ेगा, नहीं तो उसमें कुछ मॉडिफाई करके लागू करेगा। ठीक है। ये कंपैरिजन देख लेते हैं 5th शेड्यूल और 6th शेड्यूल का। बहुत कंफ्यूजन रहता है कभी कभार 5th शेड्यूल और 6th शेड्यूल में, कभी कभार उनके जो प्रावधान रहते हैं हम लोग उसमें काउंट कर लेते, तो देख लेते हैं। सबसे एप्लीकेबिलिटी, मतलब 4 स्टेट है, उसको छोड़ के जहाँ पे भी लागू होगा वो 5th शेड्यूल लागू होता है शेड्यूल ट्राइब के लिए। कौन कौन से राज्य? फिलहाल आंध्र प्रदेश है, तेलंगाना है, झारखंड है, छत्तीसगढ़ है, उड़ीसा है, हिमाचल प्रदेश है, महाराष्ट्र है, और एमपी है, गुजरात है, राजस्थान है। यहाँ पे ये लागू होता है। ठीक है ना। मतलब एनी स्टेट एक्सेप्ट आसाम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम, इन 4 को छोड़ के वो कहीं भी लागू होता है। ये डिक्लेयर कौन करता है 5th शेड्यूल में? देखो 5th शेड्यूल 5वें पे राष्ट्रपति, ध्यान रखना 5वें राष्ट्रपति। तो ये प्रेसिडेंट द्वारा नोटिफाई किया जाता है। ठीक है। डिक्रीज, इंक्रीज, बाउंड्री चेंज वगैरह करनी है तो कौन करता है? राष्ट्रपति। यहाँ पे कौन करता है? गवर्नर सब कुछ करता है। ठीक है। एम्पावर्ड टू ऑर्गेनाइज, रीऑर्गेनाइज ऑटोनोमस डिस्ट्रिक्ट में कुछ चेंजेस करना है तो पावर किसके हाथ में रहती है? गवर्नर के हाथ में रहती है। एग्जीक्यूटिव पावर किसके पास रहता है? स्टेट एग्जीक्यूटिव पावर एक्सटेंड टू दिस एरिया, सेंटर ये होता है। मतलब जो स्टेट की एग्जीक्यूटिव यानी सरकार के जो आदेश होते हैं इन एरिया पे लागू होते हैं, और सेंटर भी इनके बारे में क्या कर सकता है? डायरेक्शन दे सकता है स्टेट को कि भाई आपको इनके बारे में ये करना है, वो करना है, वो करना है, देने के लिए डायरेक्शन दे सकता है। यहाँ पे ऑटोनॉमी बहुत ज़्यादा रहती है, यहाँ पे आपको लागू नहीं किया जाता है, सरकार का इस पे हस्तक्षेप नहीं होता है ज़्यादा। ठीक है ना। बट वो सरकार के खिलाफ काम नहीं कर सकते। हाँ, स्वतंत्र रूप से काम करे, लेकिन ऐसा नहीं हो कि वो अपना कुछ ऐसा ही हो जो बिल्कुल सरकार के खिलाफ भी काम करने लग जाए, गवर्नमेंट के खिलाफ, तो वो ऐसा नहीं कर सकते। ठीक है। लेकिन ऑटोनॉमी 6th शेड्यूल में ज़्यादा रहती है। एप्लीकेबिलिटी ऑफ लॉ, तो मैंने बताया जो अपना कॉमन था कि यहाँ पे कोई भी पार्लियामेंट या स्टेट लेजिस्लेचर का जो कानून होगा वो मॉडिफाई होके ही लागू होगा, डायरेक्ट लागू
नहीं होगा, ठीक है। पंचायत पेसा एक्ट है वो यहाँ पे 5th शेड्यूल में लागू होता है, ध्यान रखिए 6th शेड्यूल में लागू नहीं होता। पेसा एक्ट कहाँ लागू होता है, जो 1996 में जो शेड्यूल ट्राइब थी उनकी जो लोकल प्रथाएं होती है, जो उनकी उनको संरक्षण के लिए लाया गया था, तो वो कहाँ पे लागू होता है, सिर्फ 5th शेड्यूल में होता है। यहाँ पे ये ऑटोनॉमी ज़्यादा है, तो यहाँ पे डिस्ट्रिक्ट काउंसिल होती है, वो बहुत सारे पावर अपने पास रखती है, ठीक है ना। तो इतना सफिशिएंट है, और इतना आपने देख लिया, ये हिंदी में दे रखा है अच्छे से, आप देख सकते हो। नेक्स्ट हमारा न्यूज़ था, जैसे हमने हेडलाइन में पढ़ा था कि 45 पिलग्रिम्स जो इंडियन थे वो जो मारे गए थे अभी एक्सीडेंट में, टैंकर और बस में। तो देख लेते थोड़ा सऊदी अरेबिया के बारे में। बहुत इंपॉर्टेंट देश है भारत के लिए, खाड़ी देशों में सबसे इंपॉर्टेंट माना जाता है सऊदी अरेबिया, क्योंकि ये बहुत बड़ा देश भी है अपने आप में। तो इसके बारे में देखते हैं। और मक्का और मदीना बहुत पवित्र सिटी है यहाँ की, तो इसलिए भी इम्पोर्टेंट है, क्योंकि भारत के बहुत सारे पिलग्रिम यहाँ पे हर साल जाते हैं, ठीक है। ये वेस्ट एशिया में लोकेटेड है, ठीक है, सेंटर ऑफ मिडिल ईस्ट में। इट इज ऑल्सो द लार्जेस्ट कंट्री इन वर्ल्ड विदाउट रिवर। इसमें एक भी नदी नहीं है, ध्यान रखना। लास्ट टाइम क्वेश्चन भी पूछा गया है कि लाल सागर में एक भी नदी नहीं गिरती, तो इसकी बाउंड्री लाल सागर से लगती है पूरी, और यहाँ से कोई नदी नहीं जाती है। तो वर्ल्ड की सबसे लार्जेस्ट कंट्री है जहाँ से कोई रिवर नहीं जाती है, ठीक है। इसकी लैंड और मैरीटाइम बाउंड्री बहुत इंपॉर्टेंट है। लैंड बाउंड्री, सॉरी, मेडिटेरियन बाउंड्री है वो। देखो यहाँ पे देखोगे तो रेड सी है, यहाँ पे रेड सी है, ये सी ऑफ अकाबा, अकाबा की खाड़ी है, यहाँ पे पर्शियन गल्फ है, ठीक है, फारस की खाड़ी है यहाँ पे। और ये तीनों के साथ ये लैंड बॉर्डर साझा, सॉरी, मैरीटाइम बाउंड्रीज पर्शियन गल्फ है, रेड सी है, एंड गल्फ ऑफ अकाबा है। अच्छा, अभी देश कौन से हैं जिनके साथ ये अपनी लैंड बॉर्डर साझा करता है, तो इराक, ये वाला इराक इधर हो गया, जॉर्डन, ये जॉर्डन हो गया, ठीक है, ये कुवैत हो गया, यहाँ पे ओमान हो गया, ये ओमान हो गया, ये यमन हो गया, और बहरीन हो गया। बहरीन यहाँ पे है, छोटा सा बहरीन वगैरह यहाँ पे, ये सब बने हुए हैं। ये बहरीन ये यूएई वगैरह यहाँ पे बने हुए हैं, ठीक है, यूएई, बहरीन और यमन के साथ, ठीक है। तो ये ध्यान रखना, इतना इसके बारे में सफिशिएंट है। दूसरा है कि इंडिया और सऊदी अरेबिया की रिलेशन में क्या क्या चीज़ें हैं। तो भारत है वो सऊदी अरेबिया का सेकंड लार्जेस्ट ट्रेड पार्टनर है। हम लोग वहाँ से ऑयल बहुत इंपोर्ट करते हैं, इसलिए ये हम ट्रेड पार्टनर है। यहाँ भारत के यहाँ से भी खाद्य जो चीज़ें हैं ना, वो वहाँ पे बहुत एक्सपोर्ट की जाती है, इसलिए सऊदी अरेबिया का, भारत का नहीं, सऊदी अरेबिया का ये सेकंड लार्जेस्ट पार्टनर, ट्रेड पार्टनर है। जबकि भारत का ये कौन सा है, 5th लार्जेस्ट पार्टनर है। अच्छा, जब भी एग्जाम से पहले इस बार जो आंकड़ा आएगा वो आएगा आपके इकोनॉमिक सर्वे में, तो वो चेंज हो सकता है, तो वो देख लेना एक बार, ठीक है। 2023-24 में सऊदी अरेबिया थर्ड लार्जेस्ट सोर्स ऑफ क्रूड ऑयल थर्ड लार्जेस्ट सोर्स है, जहाँ से ज़्यादा क्रूड ऑयल हमारा आता है, ठीक है। डिफेंस पार्टनरशिप में हम 2 एक्सरसाइज करते हैं, एक्स साडा तंसिक और अल मोहेद अल हिंदी, 2 है जो हम एक्सरसाइज उनके साथ करते हैं सऊदी अरब के साथ भारत के बीच। और ये सऊदी अरेबिया नहीं, जब जब यमन में जब संकट आया था, सूडान में जब संकट आया था, तब सऊदी अरेबिया ने हेल्प की थी। भारत के नागरिक थे, उनको वहां से निकालने के लिए, इंडियन सिटीजन को इवेक्यूएशन में हेल्प की थी, ऑपरेशन कावेरी के तहत। ये ध्यान रखना, ऑपरेशन कावेरी में सऊदी अरेबिया ने हेल्प की थी, कहाँ से, सूडान से लोगों को लाने के लिए, ठीक है। ये क्वेश्चन है, आपको बताना है कि इन सिटीज को उत्तर से दक्षिण में व्यवस्थित करना है। मदीना है, मक्का है, रियाद है, जिद्दा है, को आपको सीक्वेंस में करना है। आप कमेंट बॉक्स में इसका लिख सकते हो, सीक्वेंस बता सकते हो कि कौन सा सीक्वेंस सही है, कहाँ से, उत्तर से दक्षिण में, ठीक है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कंट्री प्लेटफॉर्म फॉर क्लाइमेट फाइनेंस। तो अभी आउटपुट आने लगे हैं, COP30 हुआ था अभी थोड़े दिनों पहले ही, मतलब शुरू हुआ था, अभी धीरे धीरे एंडिंग की तरफ है, 21-22 को वो एंड होगा। तो उसमें बहुत सारे इनिशिएटिव लिए जाएंगे, तो एक इनिशिएटिव है कंट्री प्लेटफॉर्म फॉर क्लाइमेट फाइनेंस, ठीक है। वो ये जो कंट्री प्लेटफॉर्म वो क्लाइमेट एंड नेचर फाइनेंस, ठीक है। तो ऐसा रहता है ना कि COP30 जो बेलम में जारी है, तो उसके लिए ये यहाँ पे एक पहल की गई थी। उसका उद्देश्य ये रहता है कि जैसे ही आप इन्वेस्टमेंट कोई भी कर रहे हो ना, कोई भी इन्वेस्टमेंट या फिर कोई नया बिजनेस शुरू कर रहे हो आप, कोई भी देश डेवलपमेंट के लिए एक्टिविटी करता रहता है, तो उसमें आप
एनवायरनमेंट का, क्लाइमेट का कैसे ध्यान रखोगे, उसके लिए फोरम बनाया गया और ये इंडिया ने प्रपोज किया था। ठीक है, तो ब्राजील में बनाया गया है। और क्या है, क्या है, रिप्लेस अ फ्रेगमेंट प्रोजेक्ट अप्रोच विथ कोऑर्डिनेटेड कंट्री लेड सिस्टम दैट अलाइन स्टेक होल्डर फाइनेंसिंग फ्लो एंड पॉलिसीज विद द कंट्री क्लाइमेट एंड नेचर प्रायोरिटीज। तो जब भी आप कोई भी इन्वेस्टमेंट, कोई योजना बन रही है, कोई प्लानिंग बन रही है, तो उसमें आप क्लाइमेट और नेचर का ध्यान रखते हुए परियोजनाओं को बनाना है, योजनाओं को बनाना है सरकार के द्वारा। तो ये उस पे है, किसी भी देश के द्वारा क्या क्या चीज़ें ध्यान रखनी चाहिए उस टाइम पे, ये उसके बारे में है। कोऑर्डिनेशन विथ ग्लोबल फंड, द ग्रीन क्लाइमेट फंड है वो इसको शुरू कर रहा है विद क्लाइमेट फाइनेंस एस्टिमेटेड, कितना अभी शुरू कितने में किया गया, $19 बिलियन के साथ शुरू किया गया है। ठीक है, और 13 कंट्री है वो इसके मेंबर है। 13 कंट्री कौन से, इंडिया है, और बड़ी कोई कंट्री नहीं है साउथ अफ्रीका को छोड़ के। ठीक है, एक साउथ अफ्रीका है जो बहुत बड़ी कंट्री है, उसके अलावा छोटी छोटी कंट्री जैसे कोलंबिया है, अच्छा अच्छा, कंबोडिया, कोलंबिया, कजाकिस्तान, लेसेथो, मंगोलिया है, नाइजीरिया है, ओमान है, पनामा है, रवांडा है, एंड डोमिनिकन रिपब्लिक है, टोगो है, साउथ अफ्रीका है। ठीक है, ये इसके है। और एक बहुत बड़ा समूह द अफ्रीकन आइसलैंड स्टेट क्लाइमेट कमीशन AISCC है, वो भी इसका मेंबर है। तो मेंबर को थोड़ा ध्यान रखना, कोई बड़े कंट्री का नाम दिख जाए तो आपको वो सोचना है कि वो उसका मेंबर नहीं है। ठीक है, ये इसका क्वेश्चन है कि विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज आर मेंबर ऑफ कंट्री प्लेटफॉर्म फॉर क्लाइमेट एंड नेचर फाइनेंस, इंडिया, मंगोलिया, सऊदी अरेबिया, टोगो, साउथ अफ्रीका, जापान। इसमें से कौन सा सदस्य है, कौन सा सदस्य नहीं है, वो आपको बताना है। ठीक है, नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है कि उत्तराखंड मस्ट रिस्टोर कार्बेट टाइगर रिजर्व। कार्बेट, जिम कार्बेट टाइगर रिजर्व के बारे में एक न्यूज़ दी है कि एक्चुअली में वहाँ पे जब एक किसान था, उसको किसी जंगली जानवर ने खा लिया था, टाइगर ने खा लिया था, तो उसके बाद उसकी मौत हो गई थी। तो इस वजह से वो सुप्रीम कोर्ट ने सुओ मोटो लिया, अपनी तरफ से एक्शन लिया और बोला कि राज्य को बोला कि जब ह्यूमन और वाइल्ड लाइफ कन्फ्लिक्ट होता है, पशु और मानव संघर्ष को आप डिजास्टर डिक्लेयर कर सकते हो। क्या कर सकते हो, आप नेचुरल डिजास्टर डिक्लेयर कर सकते हो, प्राकृतिक आपदा उसको घोषित कर सकते हो। ठीक है, उसने कुछ इंस्ट्रक्शन भी दिए। क्या क्या इंस्ट्रक्शन दिए, जैसे टाइगर सफारी, जो टाइगर आप देखने जाते हैं गाड़ी में बैठ के, तो जो साइट होती है नेशनल पार्क वगैरह, तो उन्होंने बोला है कि नॉन फॉरेस्ट एरिया में ही ये होना चाहिए, जहाँ पे संरक्षित क्षेत्र है, फॉरेस्ट एरिया है, वहाँ पे ये एक्टिविटी टाइगर सफारी नहीं होनी चाहिए। ठीक है, और कहा है कि नाइट टूरिज्म बिल्कुल बैन होना चाहिए। ये बिल्कुल ही आपको भी लगेगा कि कोई रात को लाइट डाल रहा है, प्राइवेसी को हनन कर रहा है, जीव जंतुओं की भी तो प्राइवेसी होती है, तो वो बिल्कुल बंद करने के लिए बोल रहा है। और ये जो मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज है, उसको बोला है कि आप ESZ को आप नोटिफाई कीजिए, इको सेंसिटिव जोन को टाइगर रिजर्व के आसपास कंफर्म कीजिए, नोटिफाई कीजिए, कितना होगा कितना नहीं होगा जो इसके लिए उपयुक्त होगा। ठीक है, तो ये दे रखा है। जिम कार्बेट टाइगर रिजर्व के बारे में देख लेते हैं, ये कहाँ पे है, हिमालय के फुटफॉल में, उत्तराखंड में स्थित है। ये ओरिजिनली जब बना था ना 1936 में, तब इसका हेले नेशनल पार्क के रूप में ये जाना जाता था। ठीक है, इसको बाद में जिम कॉर्बेट बना है, पहले ये हेले नेशनल पार्क के रूप में था। और ये भारत का पहला नेशनल पार्क है, साथ में पहला ही प्रोजेक्ट टाइगर के इनिशिएटिव में डिक्लेयर होने वाला पहला टाइगर रिजर्व था। तो ध्यान रखना, ये तराई में स्थित है, जो बहुत सारी घाटियां यहाँ पे स्थित है। यहाँ पे रामगंगा महत्वपूर्ण रिवर जाती है, और एक पल्लेन रिवर है, और एक सोना नदी है। ठीक है, ये तीनों नदी वहां से जाती है, फ्लो थ्रू द वेले। ठीक है, ये भाबर और लोअर शिवालिक में स्थित है। ठीक है, और यहाँ पे फ्लोरा यानी कि पौधे और वृक्ष कौन से, साल वृक्ष यहाँ पे इम्पोर्टेंट है, साथ में शीशम है, साथ में कंजू है वगैरह, ये यहाँ पे एक्सट्रीमली फाउंड किए जाते हैं। फौना में देखोगे तो टाइगर है, एलिफेंट है, लियोपार्ड है, सांबर है, हॉग डियर है, और स्पॉटेड डियर भी यहाँ पे मिलते हैं। ध्यान रखना, इसके बारे में फैक्ट काफ़ी है। हमारा यहाँ पे क्वेश्चन जो बनेगा वो बनेगा ये वाला, जिम कॉर्बेट टाइगर रिजर्व, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग जिम कॉर्बेट टाइगर रिजर्व, इट इज इंडिया फर्स्ट नेशनल पार्क,
It was earlier known as Hele National Park. It is a part of Shivalik foothills of the Himalaya. तो तीनों ही सही है इसके आंसर, ठीक है। नेक्स्ट है कि एक कोलंबो सिक्योरिटी कॉन्क्लेव है, उसमें इनवाइट किया है देनिस डोवाल ने, बांग्लादेश को इनवाइट किया है कि आप आइए। काउंटर पार्ट यानी कि बांग्लादेश की नेशनल सिक्योरिटी को भी इनवाइट किया है कि आप आइए, इसमें पार्टिसिपेट कीजिए। तो हमारे लिए ये कोलंबो सिक्योरिटी कॉन्क्लेव है, ये इम्पोर्टेंट हो जाती है। तो ये 2011 में ये स्थापित की गई थी, स्टेबलाइज की गई थी, ठीक है। ये क्या करती है, क्षेत्रीय सुरक्षा को बढ़ा दे, रीजनल सिक्योरिटी को बढ़ावा देने के लिए 3 देशों ने मिलकर 2011 में इसको किया था। कौन कौन से 3 देश थे जो 2011 में किया था? इंडिया थे, श्रीलंका एंड द मालदीव। तीनों देशों ने मिलकर इसको स्थापित किया था उस टाइम पे 2011 में रीजनल सिक्योरिटी के लिए, ठीक है। धीरे धीरे 2020 में इसको थोड़ा एक्सटेंड किया गया, वाइटलाइज्ड किया गया, अपग्रेड किया गया, और बहुत अदर देशों को भी शामिल किया, अदर कंट्री को भी इनवाइट किया गया। फिर उसमें ये देखो, फुल मेंबर मॉरिशस फुल मेंबर बना, बांग्लादेश ज्वाइन किया 2024 में किया, सेशल्स इसका भी ऑब्जर्वर है, ऑब्जर्वर कंट्री है इसमें। करंट में मेंबर कौन कौन से हैं? इंडिया तो है ही है, बांग्लादेश भी है, मालदीव्स भी है, मॉरिशस है और श्रीलंका है। तो ध्यान रखना, ये देश है अभी इसके करंट मेंबर है। ये इसके बारे में क्वेश्चन है, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द सिक्योरिटी कॉन्क्लेव, कोलंबो सिक्योरिटी कॉन्क्लेव। तो ये इट इज ए रीजनल सिक्योरिटी ग्रुपिंग टू एड्रेस ट्रांजिशनल सिक्योरिटी थ्रेट। तो बिल्कुल सही है, रीजनल है। बांग्लादेश हैज जॉइन एट इट एज द लेटेस्ट मेंबर। तो लेटेस्ट मेंबर तो बाद में बना है। तो ध्यान रखना, इसके बारे में आप आंसर अपना कमेंट बॉक्स में देना है आपको। COP30 लॉन्चेस फोरम टू नेविगेट क्लाइमेट एंड ट्रेड टेंशन। अभी COP30 जो बेलम में चल रहा है, तो 15 नवंबर को ये इनिशिएटिव लिया गया है। तो इसका जो उद्देश्य क्या है, जो ब्रीज द गैप बिटवीन क्लाइमेट एंड ट्रेड कम्युनिटीज, जो व्यापारी कम्युनिटी है और क्लाइमेट यानी जलवायु के बीच में जो गैप है ना, उसको पूरा करना। प्रोवाइडेड ए डेडिकेशन पॉलिटिकली सपोर्टेड स्पेस फॉर गवर्नमेंट ऑफिशियल्स एंड स्टेक होल्डर टू डिस्कस एंड अलाइन क्लाइमेट एंड ट्रेड पॉलिसी। तो क्या करना है, जो व्यापारिक नीतियां है या फिर जो मौसम से संबंधित चीज़ें हैं, उनको कंबाइन करके बहुत सारे हितधारक यानी कि स्टेक होल्डर मिलके, जैसे गवर्नमेंट ऑफिशियल मिलके, बिजनेस कम्युनिटी मिलके, एनवायरनमेंट वाले जो है वो मिलके, सब मिलके डिस्कस करें कि जो आज की टाइम पे जो व्यापार ट्रेड है, तो उसके रिलेटेड जो भी एमिशन वगैरह हो रहा है या जो नेचर का नुकसान हो रहा है, क्लाइमेट का नुकसान हो रहा है, उसको दूर कैसे किया जाए, इसके लिए एक फोरम बनाया गया है। फोरम विल बिगिन विथ एन ओपन एंडेड कंसल्टेशन, यानी कि ओपन एंडेड है, कोई भी आके अपने सुझाव दे सकता है, डिस्कस कर सकता है। 2026 से 2026 से ये शुरू करेगा, टॉपिक्स एंड जुरिडिक्शन के साथ में, ठीक है। किस किस को साथ में लाएगा? सरकारों को साथ में लाएगा, सिविल सोसाइटीज है, बिजनेस ग्रुप है, साथ में आएंगे, इंटरनेशनल इनिशिएटिव टू डिस्कस क्लाइमेट रिलेटेड ट्रेड टेंशन। इट सिक्स interoperability rather than the fragmentation in climate related trade measures and aim to prevent trade become a fault line to global climate effort। मतलब यही है कि जो बिजनेस है ना, व्यापार है, ट्रेड है, वो बैरियर नहीं होना चाहिए। जो ग्लोबल अपन जो इतने इनिशिएटिव ले रहे हैं, COP30, COP29, 30, पेरिस एग्रीमेंट वगैरह कह रहे हैं, तो उसमें ट्रेड वाला पार्ट है, वो बाधा नहीं बनना चाहिए, ठीक है ना। इसके लिए ये गठन किया गया है इसका, COP30 बेलम में। तो इसके बारे में ध्यान रखना। इसके बारे में क्वेश्चन है कि कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट द इंटीग्रेटेड फोरम ऑन क्लाइमेट चेंज एंड ट्रेड। द फोरम एम्स टू ब्रिज द गैप बिटवीन क्लाइमेट एंड ट्रेड कम्युनिटी। बिल्कुल सही है। द फोरम इज सपोज्ड टू रिप्लेस द वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन इन फ्यूचर एज एंड मोर नेशन एग्री टू ज्वाइन। बिल्कुल ही गलत है, WTO को रिप्लेस नहीं करेगा, ये बहुत छोटा है और ये क्लाइमेट से रिलेटेड फोरम है। तो ध्यान रखना इसका आंसर। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, हसीना एड गेट दैट पेनल्टी ओवर क्रैकडाउन 2024 स्टूडेंट प्रोटेस्ट। तो स्टूडेंट प्रोटेस्ट की टाइम पे जो हसीना ने ऑर्डर दिया था, उसमें शेख हसीना को मौत की सजा यानी कि मृत्युदंड दिया गया है वहाँ की कोर्ट की तरफ से, इसलिए बांग्लादेश न्यूज़ में है। अच्छा, बांग्लादेश पूरे साल न्यूज़ में रहा है, मान के चलिए बहुत न्यूज़ में रहा है। वहाँ पे कोई ना कोई एक्टिविटी होती रही है, सत्ता परिवर्तन के बाद कोई ना कोई नई एक्टिविटी होती रही है। वहाँ के जो
जो राष्ट्रपति और कार्यवाहक राष्ट्रपति उसके बारे में कोई ना कोई न्यूज़ आती रहती है। तो इसलिए बांग्लादेश को अच्छे से आप पढ़ लेना, उसके बारे में ज्योग्राफिकल उसके एस्पेक्ट क्या क्या है, एनवायरमेंटल एस्पेक्ट क्या क्या है, ट्रेड के कैसे है, इंडिया के साथ ट्रेड कैसा है, वो भी देख लेना अच्छे से। ठीक है। इसकी राजधानी है वो कौन सी है, ढाका है इसकी राजधानी, और इसका जो करेंसी है वो टका है। ठीक है। नेबर कंट्री तो इंडिया और म्यांमार ही है, इसको तो मैक्सिमम तो इंडिया ने ही घेर रखा है, और थोड़ा सा पार्ट है वो म्यांमार के साथ लगता है, ब्रह्मा के साथ लगता है। बाकी यहाँ पे एक इम्पोर्टेंट चीज़ हो जाती है कि ये बांग्लादेश के साथ कौन से इंडियन स्टेट है जो बॉर्डर शेयर करते हैं। तो ये वेस्ट बंगाल है, बहुत बड़ा बॉर्डर शेयर करता है यहाँ तक। फिर यहाँ पे असम करता है, असम दो जगह से करता है, यहाँ पे भी थोड़ा असम करता है, यहाँ पे भी करता है, यहाँ मेघालय करता है, यहाँ त्रिपुरा है और यहाँ मिजोरम है। तो ये इतने स्टेट इसके साथ बॉर्डर शेयर करते हैं। 1 2 3 4 5 स्टेट है जो इसके साथ बॉर्डर शेयर करते हैं, वेस्ट बंगाल, असम, मेघालय, मिजोरम और त्रिपुरा है। ठीक है। और ये फोर्थ लॉन्गेस्ट इंटरनेशनल बाउंड्री ऑफ इंडिया है। ठीक है, ध्यान रखना। देख लेते हैं इंडिया बांग्लादेश के बीच में। इंडिया शेयर 4096 किलोमीटर बॉर्डर विद बांग्लादेश, और ये भारत की सबसे बड़ी सीमा है। लार्जेस्ट लैंड बाउंड्री इंडिया शेयर विद एनी कंट्री, बोथ कंट्रीज दोनों में कॉमन मेंबर है। तो ये सार्क में है दोनों ही कॉमन, बिम्स्टेक में दोनों ही है, आयोरा है, इंडियन जो इंडिया हिंद महासागर में है, इंडियन ओशियन के लिए जो है रेम एसोसिएशन है उसमें भी है, BBIN है, बांग्लादेश, भूटान, इंडिया, नेपाल में भी मेंबर है। अच्छा, नई मेंबर किस किस का है, आसियान का मेंबर नहीं है, SCO का भी मेंबर नहीं है, क्वाड का भी मेंबर नहीं है, तो ध्यान रखना। और इनके बीच में जो जॉइंट एक्सरसाइज होती है वो एक तो संप्रीति होती है, इंडिया और बांग्लादेश की आर्मी के बीच में होती है। एक होती है बोंग सागर, जो नेवल एक्सरसाइज है, सागर नाम आती है, ध्यान रखना, ये नेवल एक्सरसाइज है दोनों के बीच में। और ये पेट्रोलिंग होती है बंगाल, बे ऑफ बंगाल में, तो कॉर्पेट करके एक है, वहाँ पे ये दोनों सहयोग करते हैं। ध्यान रखना, फैक्ट है, क्वेश्चन भी पूछा गया, इंडिया इज वन ऑफ द बांग्लादेश लार्जेस्ट ट्रेड पार्टनर। अभी तो थोड़े बैरियर वगैरह लगाए हैं, तो अभी क्या आउटपुट आता है वो देखते हैं। फिलहाल तो ये ट्रेड पार्टनर है, लार्जेस्ट ट्रेड पार्टनर है, बांग्लादेश का भारत है। ठीक है, भारत का बांग्लादेश नहीं, बांग्लादेश का भारत है, और भारत का भी बांग्लादेश है। साउथ एशिया में सबसे बड़ा ट्रेड पार्टनर ये बांग्लादेश है, ध्यान रखना। ठीक है, ये क्वेश्चन है इसके बारे में, सॉरी बांग्लादेश के बारे में हिंदी में दे रखा है, आप देख सकते हो। ये क्वेश्चन है इसके बारे में, विच ऑफ द फॉलोइंग इंडियन स्टेट शेयर बॉर्डर विद बांग्लादेश, वेस्ट बंगाल, आसाम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम, मणिपुर नहीं है। ठीक है, तो 1 2 3 4 5 है, लेकिन मणिपुर नहीं है, ध्यान रखना। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रोजेक्ट मौसम के बारे में है। ये है प्रोजेक्ट मौसम किसका है, मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर का है, यानी कि संस्कृति मंत्रालय का एक इनिशिएटिव है। ये क्या करता है कि जो लैंड फॉर्म है ना, जो समुद्र के आसपास जो लैंड फॉर्म बने हुए या फिर कल्चरल लैंड फॉर्म बने हुए हैं, तो उनको वहाँ पे मानसून की हवाएं कैसे आती थी, वहाँ पे समुद्र की स्थिति क्या थी, तो नेचर और आपके जो इनको आपस में जोड़ना है, किसको, नेचर और कल्चरल हेरिटेज को साथ में जोड़ना है, कि कल्चरल हेरिटेज पे नेचर का क्या प्रभाव है, इसको जोड़ना है। ठीक है, तो ये मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर के अंतर्गत एक प्रोजेक्ट है, टू बी इम्प्लीटेड बाय इंदिरा गांधी नेशनल सेंटर फॉर द आर्ट्स, IGNCA द्वारा ये इम्प्लीमेंट किया जाता है। ये यूनिक आइडिया कब लाया था उन्होंने, दोहा कतर में लाया था 2014 में, 2014 में ये लाया था। ठीक है, 38वीं वर्ल्ड हेरिटेज सेशन हुआ था, वहाँ पे लाया था। फोकसिंग ऑन मानसून पैटर्न, ठीक है, मानसून का पैटर्न कैसा है, कल्चरल रूट कैसे थे, एंड मैरीटाइम लैंडस्केप क्या क्या बने हैं, तो उसमें क्या क्या रिलेशन है, ये आपको फाइंड करने के लिए ये प्रोजेक्ट मौसम लॉन्च किया था। एक मिशन मौसम मिशन है, वो भारत की जो पृथ्वी मंत्रालय उसके अंतर्गत है, और मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ के अंडर है, उसका भी ध्यान देना। प्रोजेक्ट मौसम और मौसम मिशन दोनों अलग अलग चीज़ें हैं, ध्यान रखना। ये है प्रोजेक्ट मौसम एम्स प्राइमरी टू स्टडी, ये किसके बारे में, हिमालयन ग्लेशियल सिस्टम है, स्प्रेड ऑफ इंडो आर्यन लैंग्वेज अक्रॉस एशिया है, हैव हिस्टोरिकल इंटरेक्शन शेप्ड बाय मानसून विंड्स इन द इंडियन ओशियन रीजन, हिंद महासागर में, या मैपिंग ऑफ मॉडर्न ओशियन करंट फॉर क्लाइमेट फोरकास्टिंग, तो इसका सी ऑप्शन सही होगा, हिस्टोरिकल इंटरेक्शन शेप्ड बाय मानसून विंड्स इन द इंडियन ओशियन रीजन। ठीक है, ध्यान रखना ये।
और अभी एक है कि एक्सरसाइज अजय वॉरियर करती है, न्यूज़ में है, अभी भारत और यूके के बीच में आयोजित की जा रही है। कहाँ पे? जोधपुर में, ठीक है। कहाँ पे? सॉरी, राजस्थान के जैसलमेर में महाराजा फील्ड फायरिंग में की जा रही है। ये कहाँ पे है? जैसलमेर, राजस्थान में की जा रही है। ये यूनाइटेड नेशन के मैंडेट के अंतर्गत आयोजित की जा रही है। मेन फोकस क्या है? जो जो सेमी अर्बन एरिया होते हैं ना, छोटे जो एरिया होते हैं, उसमें आप आतंकवादी हमला हो गया तो उससे कैसे निपटोगे? काउंटर टेररिज्म ऑपरेशन इन सेमी अर्बन एनवायरमेंट। इसका एम क्या है? एनहांस कोऑर्डिनेशन है, शेयर बेस्ट प्रैक्टिसेस है, इम्प्रूव टेक्निकल प्रोफेंसी है, एंड बिल्ड जॉइंट रेस्पॉन्स कैपेबिलिटी है। सबसे पहला आयोजित कब किया था? 2011 में, 2011 में। और ये बायएन्युअली होता है, 2 साल में एक बार होता है, ध्यान रखना, ठीक है। ये है एक्सरसाइज वॉरियर। इसके बारे में क्वेश्चन है कि द 2025 edition of exercise Ajay Warrior is jointly conducted between India and UK, ठीक है। ये है सेंटिनल 6B न्यू सैटेलाइट टू ऑब्जर्व ओशियन। तो अभी तीन तीन संस्थानों ने मिलकर, तीन इंस्टीट्यूशन ने मिलकर ये लॉन्च किया है, सेंटिनल 6B सैटेलाइट लॉन्च किया है कैलिफोर्निया से। कहाँ से? बेस इन कैलिफोर्निया से लॉन्च किया है। कौन कौन सी तीन बॉडीज है? नासा है, NOAA है, एंड यूरोपियन स्पेस एजेंसी है, ESA। तो ध्यान रखना, इन तीनों ने मिलकर सेंटिनल 6B को लॉन्च किया है। इसका ऑब्जेक्टिव क्या है? ओशियन ट्रैकिंग सैटेलाइट विच विल मेजर द राइजिंग सी लेवल, पानी का समुद्री लेवल, समुद्र का लेवल बढ़ रहा है, उसके बारे में ऑब्जर्व करना। इम्पैक्ट ऑन दी प्लेनेट, और इसका पृथ्वी पे क्या क्या प्रभाव पड़ रहा है उसको ऑब्जर्व करने के लिए सेंटिनल 6B लॉन्च किया है। इससे पहले 2020 में उन्होंने कौन सा लॉन्च किया था? सेंटिनल 6 लॉन्च किया था। उसके बाद ये अभी 6B लॉन्च किया है अभी, ठीक है। विल बी प्रोवाइड प्राइमरी सी लेवल मेजरमेंट डाउन टू अप्रोक्सीमेटली एज इन इंच फॉर 90% ऑफ इट ऑल ओशियन, ठीक है। बहुत छोटे छोटे ऑब्जर्वेशन के साथ ये दिखाएगा, तो ध्यान रखना। ये बॉडीज कौन सी है वो ध्यान रखना। सेंटिनल 6B सैटेलाइट इज अ जॉइंट मिशन बिटवीन नासा, इसरो एंड यूमेटसेट। नो, नासा, NOAA एंड यूरोपियन स्पेस एजेंसी, बिल्कुल सही है। जाक्सा नहीं है इसमें, ये भी नहीं है, और यूके स्पेस एजेंसी बिल्कुल नहीं है। तो कौन सी एजेंसी है? बी वाला इसका ऑप्शन सही होगा। आज के लिए इतना ही। थैंक यू, थैंक यू, धन्यवाद। हमने 10 अच्छे टॉपिक थे वो कवर कर दिए। आज के न्यूज़पेपर में ज़्यादा इंपॉर्टेंट न्यूज़ नहीं थी, लेकिन जो थी हमने PIB है, DD न्यूज़ है, जहाँ से भी हो सकती है हमने सब लेके इसको यहाँ पे डिस्कस किया है। थैंक यू, थैंक यू, धन्यवाद।